जय सिया राम, हरिओम। एकम सनातन भारत दल का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन हरिद्वार में 23 अप्रैल रविवार को समाप्त हुआ। मैं कोई रिपोर्ट पेश करने नहीं आया हूँ, उसमें कुछ बातें जो सिर्फ संदीप देव को लेके आया हूँ। उनका जो भाषण यूट्यूब पे है, जिन्होंने देख लिया है उनको तो ये देखने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इस जेएम न्यूज़ पर भी बताएं कि एकम सनातन भारत दल कैसे हिंदू सनातनियों की नींव को और पुख्ता करेगी। जो लोगों ने तृप्तिकरण करने वाले लोगों ने इस पर जो आधारशिला पे जो भवन खड़ा है उसको खंडहर बना दिया। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत कैसे हुई थी? जनसंघ से हुई थी, इतना तो पता होगा, लेकिन उसमें कौन से लोग थे सुन लीजिए। कांग्रेस का जब गठन हुआ था तो ए.ओ. ह्यूम ने कमरे में ही कांग्रेस का गठन कर लिया था। भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था मुंबई अधिवेशन 1980। उसमें भी मुख्य अतिथि मंच पर जो लाए गए थे वो नेहरू जी के समय के शिक्षा मंत्री थे मोहम्मद करीम छागला जी, और जिन्होंने आंदोलन चलवाया था कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदू नाम हटा दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अधिवेशन में 80 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को अध्यक्ष बनाया गया था तो वहाँ के जो अध्यक्ष थे वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदू शब्द हटाने के लिए देश भर में आंदोलन हो गया था। संसद में उन्होंने बहस करवा दी थी मोहम्मद करीम छागला। और आज जो एक सनातन धर्म के लिए पार्टी बन रही है, उनके आप मंच पर देखिए कि साधु बैठे हैं और वो अंकुर शर्मा बैठे हैं, जिन्होंने हिंदू हितों की लड़ाई को रोशनी एक्ट हो या फिर अल्पसंख्यक राइट हो, उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है। तो एक पार्टी की दिशा उसके पहले दिन से तय हो जाती। जो भारत में पहली बार अल्पसंख्यक आयोग बना, वो कैसे बना? मतलब अल्पसंख्यक आयोग तो संविधान का पार्ट नहीं है। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट कांग्रेस ने बनाई 1991, वो संविधान का तो पार्ट नहीं है। वक्फ एक्ट जो समानांतर सरकार बना दी देश में, वो तो संविधान का भाग नहीं है। तो इसे भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से कांग्रेस ने बनाया। सुनिए इनको, संदीप देव जी को। तो मैं कह रहा था ये कहां से आया अल्पसंख्यक आयोग, बहुसंख्यक आयोग और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की अवधारणा? ये आई आपातकाल के बाद। आपातकाल के बाद वो भी सबसे बड़े हिंदू नेता बनते थे मोरारजी देसाई, उनको कांग्रेस में दक्षिणपंथी कहा जाता था। तो उनकी सरकार बनी। उस सरकार में आज की भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्व पार्टी है जनसंघ, उसके 90 सांसद थे, एक दो नहीं 90 सांसद थे। अटल अडवाणी उस पार्टी के लीडर थे और अटल अडवाणी बड़े मंत्री थे। उस पार्टी ने, उस सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग पहली बार दिया 1978 में। आप इसको गूगल करिए, उस पार्टी ने दिया, यानी संविधान ने नहीं दिया, अंबेडकर ने नहीं दिया, सरदार ने नहीं दिया। इसको अल्पसंख्यक की अवधारणा मोरारजी देसाई और वाजपेयी ने दिया है। और जब वो 78 में बना तो उसको गृह मंत्रालय से अटैच किया गया। उसके बाद फिर राजीव गांधी की सरकार आई, फिर नरसिम्हा राव, और फिर अल्पसंख्यक के 90 के दशक में बने। और जब भी बने दोनों पार्टियों ने बनाए। आपका और हमको दोनों को गुमराह करने के लिए वो कांग्रेस और भाजपा पे आरोप लगाते हैं। वक्त एक कांग्रेस भाजपा ने मिलकर पारित किया, अल्पसंख्यक एक कांग्रेस भाजपा ने मिलकर पारित किया, अल्पसंख्यक आयोग कांग्रेस भाजपा ने मिलकर पारित किया। और अभी तो विदेशी फंड छुपाने का कानून 2018 में कांग्रेस भाजपा ने मिलकर पारित किया। एकम सनातन भारत दल के पहले राष्ट्रीय अधिवेशन में भारत के हर कोने से लोग आए, हर राज्य से लोग आए। सुनिए। तो मैं आप सबका, इसलिए मैंने आप सबको कहा कि आप सब ने मुझे, आज से जितने लोग हैं, मैं आपके फैमिली का मेंबर हूं, आप सब ने मुझे मोल खरीद लिया, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में तो हम हैं ही, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आपसे कहें
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और जो भी नाम मेरे छूट रहे हैं मुझे क्षमा करते हुए, क्योंकि सारे सदस्य हमसे मिले हैं। और भारत के इतिहास में कभी भी किसी पार्टी का जो गठन हुआ वो इतनी बड़ी संख्या और इतने बड़े समर्थन से नहीं हुआ, इसका श्रेय आप लोगों को जाता है। ये अमृत महोत्सव जो मना रहे हैं ना हम लोग, मोदी जी का जो चल रहा है ना, किस लिए मना रहे हैं? अमृत महोत्सव में हो क्या रहा है देश में, ये भी सुन लीजिए। हम सब आज़ादी के 75 साल बाद हो गए, 75 साल अभी अमृत महोत्सव मना रहे थे हम। हमें कहा गया कि अमृत महोत्सव में सबको घर मिलेगा, अमृत महोत्सव में जम्मू के जो कश्मीरी पंडित हैं उनको बसा दिया जाएगा। ये गृह मंत्री का बयान है, मेरी बात पे अगर भरोसा ना हो तो आप सर्च करें। पर अमृत महोत्सव पे हमें थमा दिया गया चीन निर्मित झंडा कि आप इस झंडे से मन बहलाइए, और अमृत महोत्सव पे हमें थमा दिया गया झंडा का कोड बदल दिया गया। कोड जो झंडे की सूचिता होती है, जो खादी का झंडा बनता था, वो पॉलिस्टर और टेरिकॉट के झंडे बनने लगे और वो धंधे भी दिए गए किसी एक समुदाय को, और हम और आपने झंडे फहरा कर अपने आप को सांत्वना दे लिया कि हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। क्या कश्मीरी पंडित बच गए घाटी में कि हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं? क्या हिंदुओं को राइट मिल गया कि हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं? क्या संविधान में हमें समानता का अधिकार मिला कि हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं? हम किस बात का अमृत महोत्सव मना रहे हैं? क्या अपनी बर्बादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं? ये हमारी बर्बादी हमने खुद लिखी है, क्योंकि हमने अपने नेताओं, अपने पार्टियों पे भरोसा किया, स्वयं पर, अपने धर्म पर भरोसा नहीं किया। भारत के 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है, समझिए। ये सच्चर कमेटी को जिसे भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया है, वो 2014 में जब सत्ता में आई थी, उससे पहले 2013 में जब कंपेनी कर रही थी तो बताया था अदालत में जाकर के सच्चर कमेटी असंवैधानिक है, क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों की बात करती है, उसे फिर लागू कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनाने वाले मोदी जी तृप्तिकरण की पराकाष्ठा पार कर चुके हैं। अब वही सरदार जी ने जब भारत को अब बंटवारा हो गया और मुसलमान नेता बड़े बड़े थे, जब उन लोगों ने कमेटी में कही कि भैया हिंदू तो बड़े भैया हैं, हम तो मुसलमान छोटे भाई हैं, इनके लिए भी कुछ दे दो, तो बड़े ही खुल के साफ शब्दों में सरदार जी ने कहा था कि अब कोई राइट नहीं है, अपना देश ले चुके हो। संविधान सभा में बहस चल रही थी, भारत का विभाजन हो चुका था, नेहरू, अंबेडकर, पटेल सब बैठे थे। वहां पर जो हमारे कुछ मुस्लिम नेता थे, वहां आजाद थे, गुलाम मौलाना आजाद, बाकी उन्होंने कहा कि हिंदू तो बड़े भैया हैं, ये शब्द है, और हम छोटे भैया हैं। छोटे भैया के लिए भी कुछ होना चाहिए इस भारत में। याद रखिए, जो सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति बना रहे हैं वो भी सुने यहां से। सरदार पटेल ने कहा था कि पाकिस्तान का, भारत का विभाजन आपने मांगा था, आप लोगों को दे दिया गया, और आप लोग वहां नहीं गए, आप यहीं रह गए, और अब आप कह रहे हैं कि बड़े भैया को छोटे भैया को दे देना चाहिए। ऐसा भी मत करना, ये सरदार के बयान है। वो जो सरदार की मूर्तियां बनाने वाले और सरदार पे दावा करने वाली कांग्रेस सब सुने। सरदार ने कहा कि बड़े भैया का गला इतना मत दबाओ कि बड़ा भैया मर जाए, ये सरदार के बयान थे। बातें कहने को बहुत हैं, मैं कहता रहूँगा। 10 मिनट, 11 मिनट, 12 मिनट का वीडियो में मैं कितना ज़्यादा बोल पाऊँगा, और जितना मैं बोल पा रहा हूँ जो हमें सुनने वाले हैं उसे बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं। जाहिर है संदीप देओ के बाद अंकुर शर्मा आए थे, उनका लंबा भाषण है, और बहुत सारे लोग भी आए, और मतलब कि मान के चलिए कि एक विस्फोट होने वाला है। विस्फोट नेगेटिव शब्द है, लेकिन लोगों को यही समझ में आती है। हिंदू सनातनी व्यवस्था की सत्ता के लिए लोग जिस तरीके से जागृत हो रहे हैं, एकम सनातन दल से जुड़ रहे हैं, वो एक इतिहास रचने वाला है। और हम सब जो हिंदू हैं, सनातनी, ये साथ आने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं है। 2024 के चुनाव में ये एकम सनातन दल, एकम सनातन भारत दल के लोग जो मतदान करेंगे और अपने अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतारेंगे, पूरे भारत में बदलाव आएगा। हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था में चाहिए, उसके लिए उठ के खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को हम जवाब देने लायक नहीं रहेंगे।
चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हम आते रहेंगे, बात करते रहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया भी सुनेंगे, देखेंगे, उस पर भी बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम, हरिओम।